नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी सेंट्रल विस्टा पर घिरी मोदी सरकार की, सोनिया गांधी को लिखी गई जेपी नड्डा की चिट्ठी की, बात करेंगे कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर एनडीए में छिड़ी रार की, जानेंगे कि सरकार ने ऑक्सीजन मामले पर सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया जवाब, और बुलेटिन के आखिर में बात स्वास्थ्य मुसीबत में बढ़े महंगाई के बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने से पहले नहीं कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा दूसरी कंपनियों के साथ साझा करें वैक्सीन का फॉर्मूला, वैक्सीन के सार्वजनिक उत्पाद को इजाजत दे सरकार। महामारी के साथ अब महंगाई पर भी सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस, कहा मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने के लिए कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने की करती है झूठी बहानेबाजी। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 341 अंकों के साथ 49,162 पर हुआ बंद, निफ्टी 92 अंकों के साथ 14,851 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। महामारी से पूरा देश परेशान है। देश के अधिकांश राज्यों ने लॉकडाउन लगा रखा है। जिन राज्यों में लॉकडाउन नहीं है वहां कर्फ्यू लगा हुआ है। देश भर में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो रहा, लेकिन दिल्ली की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसके तहत नए संसद का निर्माण भी होना है, वहां काम जोर शोर से चल रहा है। विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो सरकार की ओर से सफाई दी गई। तो क्या कहा है सरकार ने, देखिए रिपोर्ट। भारत में संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज है। 2 दिन से मामले कम तो हुए हैं, लेकिन आज भी दुनिया में संक्रमण के जितने भी नए मामले मिल रहे हैं उनमें लगभग आधे भारत से हैं। पूरे देश में या तो लॉकडाउन लगा है या फिर कर्फ्यू चल रहा है। जिस राज्य की सरकार ने ये दोनों कदम नहीं उठाए, वहां जनता ने खुद ही कर्फ्यू लगा दिया। सड़कें सूनी हैं, सभी काम बंद हैं, लेकिन चालू है तो मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का काम, जिसके लिए सैकड़ों मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे महीने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर फटकार लगाता रहा है। मजदूरों की जान मुश्किल में है और इसे लेकर डीडीएमए की तरफ से परियोजना को रोकने की मांग हाई कोर्ट से की गई। केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया गया है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए दायर की गई याचिका कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है और इस प्रोजेक्ट को लटकाने का एक और प्रयास भर है। इसीलिए कोर्ट को इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से नई संसद के निर्माण कार्य को लेकर कई तर्क भी दिए गए। साथ ही ये भी बताया गया कि मजदूरों को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। अब कोर्ट को फैसला लेना है कि वो इस परियोजना पर रोक लगाता है या फिर सरकार को राहत देता है। लेकिन विपक्ष इस मामले में मोदी सरकार को राहत देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा कि संक्रमण से जान गंवाने वाले अनगिनत लोगों के शरीर नदियों में बह रहे हैं। अस्पतालों में मीलों लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पीएम वो गुलाबी चश्मे उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री का नया आवास और सेंट्रल विस्टा की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। इतने पैसे में टीके की 62 करोड़ खुराक आ जाएंगी, 22 करोड़ रेमडेसिविर आ जाएंगी, 10 लीटर के 3 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडर आ जाएंगे या 13 एम्स बन जाएंगे। फिर ये क्यों? एक और देश मुसीबत में है तो दूसरी ओर सरकार नई संसद के निर्माण में जुटी है। कांग्रेस की ओर से सेंट्रल विस्टा से लेकर महामारी से लड़ने की सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सोनिया गांधी ने तो कल मोदी सरकार की वैक्सीन नीति को पूरी तरह से गैर जिम्मेदार करार दे दिया था, जिसे लेकर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जवाब दिया गया है। नड्डा ने सोनिया गांधी को 4 पेज की चिट्ठी लिखी है, देखिए रिपोर्ट। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने जब स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर पीएम मोदी को सुझाव दिया तो जवाब पीएमओ से नहीं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से आया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका के सवालों का तो सरकार की ओर से जवाब भी नहीं आता है। लेकिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब मोदी सरकार की वैक्सीन और महामारी से लड़ने की रणनीति पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब देना पड़ गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उल्टा आरोप जड़ दिया कि एक और इस मुसीबत के समय पूरा देश एकजुट है, वहीं कांग्रेस अफवाह फैला रही है। पार्टी शुरुआत से ही सरकार का असहयोग कर रही है। अपनी 4 पेज की चिट्ठी में नड्डा ने लिखा कि महामारी के दौर में युवा कांग्रेस के लोग सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के व्यवहार से मैं दुखी हूं, लेकिन हैरान नहीं हूं।
जब भारत महामारी के खिलाफ अत्यधिक साहस के साथ लड़ रहा है, ऐसे में हर कोई चाहेगा कि कांग्रेस के नेता लोगों को गुमराह करना बंद करें। कांग्रेस नेता राजनीतिक विरोध के आधार पर अपना पक्ष रख रहे हैं। नड्डा का ये जवाब सोनिया गांधी के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में सभी लोगों का फ्री में वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए और इसका खर्च केंद्र सरकार को उठाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। सोनिया ने देश को स्वास्थ्य मुसीबत में फंसाने के लिए भी मोदी सरकार को ही जिम्मेदार माना था। नड्डा ने युवा कांग्रेस के लोगों की तारीफ अपनी चिट्ठी में की, जो इस मुसीबत में सराहनीय काम कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बीजेपी सांसद की कारगुजारियों को उजागर करके जनता के हित में काम किया, लेकिन एनडीए सरकार में उन पर कार्रवाई की गई है। पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे लेकर एनडीए में भी फूट पड़ती दिख रही है। तो पप्पू यादव के कारण क्यों मुश्किल में पड़ गई है बिहार सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में लोगों को न ऑक्सीजन मिल पा रही है और न ही दवाइयाँ। अस्पतालों में मरीजों को पलंग तक नहीं मिल रहा है। इलाज पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। मरीजों को अस्पताल तक लाने के लिए एम्बुलेंस भी कम पड़ गई है, लेकिन बीजेपी सांसद के आवास पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी रहीं और इसका कारण है कि गाड़ियों को चलाने वाले लोग नहीं हैं। जी हां, पप्पू यादव ने जब सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास पर छापेमारी की तो राजीव प्रताप रूडी की ओर से यही सफाई आई थी कि उनके आवास पर जो दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं, ये ड्राइवर के अभाव में नहीं चल रही हैं। इल्जाम लगा कि पप्पू यादव की ओर से एम्बुलेंस के वीडियो सार्वजनिक किए जा रहे हैं। ये सरकार द्वारा महामारी के दौरान जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, क्योंकि पप्पू यादव अपने कई समर्थकों के साथ आए थे। बिहार में तो लॉकडाउन लगा है। पप्पू के खुलासे को बीजेपी ने लॉकडाउन का उल्लंघन बता दिया, लेकिन पप्पू यादव को पूरे विपक्ष का साथ मिल गया है। यहाँ तक सरकार के अंदर भी रूडी द्वारा सरकारी एम्बुलेंसों को अपने घर पर खड़े रखने को लेकर सवाल किए जाने लगे हैं, लेकिन कार्रवाई रूडी पर नहीं की गई, बल्कि पप्पू यादव को आज पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। पप्पू की गिरफ्तारी पर विपक्ष के साथ एनडीए में भी घमासान तेज हो गया है। बिहार के पूर्व सीएम और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए अच्छी नहीं है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आरजेडी ने भी बिहार सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी प्रवक्ता प्रत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश सरकार पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। पप्पू यादव को गिरफ्तार करके नीतीश सरकार बुरी तरह से फंसती दिख रही है। देखना है कि क्या नीतीश सरकार अपनी गलती सुधारती है या नहीं। पप्पू यादव तो मुश्किल में है ही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से नीतीश सरकार भी मुश्किल में फंसती दिख रही है। विपक्ष तो सरकार के इस कदम के खिलाफ दिख ही रहा है। एनडीए में भी खटपट सामने आ गई है। सरकार महामारी से परेशान लोगों की मदद तो नहीं कर पा रही है और जो लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं उनकी मुश्किल जरूर बढ़ा रही है। हालत ये है कि सरकार ऑक्सीजन की जरूरत तक पूरी नहीं कर पा रही है। इस मामले में जब सर्वोच्च अदालत ने दखल दिया, तब भी सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया। तो कोर्ट में केंद्र ने क्या दिया जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश में हाहाकार मचा है। ऑक्सीजन की वजह से इंसान जिंदगी की जंग हार रहा है। हर कोई सरकार से मदद मांग रहा है। सांसों को बचाने के लिए सहायता दो सरकार, लेकिन मोदी सरकार केवल पल्ला झाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। आज भी उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने यही किया। दरअसल केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि न्यायाधीशों के पास महामारी से पैदा हुई कई चुनौतियों से निपटने में बहुत कम विशेषज्ञता है। केंद्र ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श के साथ मौजूदा स्थिति को नियंत्रित और प्रबंधित करने की कोशिश में है। इसके साथ केंद्र ने ऑक्सीजन सप्लाई की डिटेल सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा करने से इनकार कर दिया। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के जरिए टास्क फोर्स के गठन पर केंद्र ने हलफनामे में कहा कि एनटीएफ के गठन के मद्देनजर केंद्र सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया का सम्मान पूर्वक विरोध करती है। इसकी डिलीवरी राज्यों के जरिए अपने अस्पतालों और रोगियों को प्रशासनिक तरीके से की जाती है। इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी टीकाकरण नीति को सही बताते हुए कहा कि उसकी प्रतिक्रिया और रणनीति पूरी तरह से विशेषज्ञ चिकित्सकीय और वैज्ञानिक राय से प्रेरित है, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बेहद कम है। केंद्र सरकार के इस जवाब से साफ है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी ऑक्सीजन की कमी की जानकारी देने को तैयार नहीं है। अब भले ही केंद्र सरकार इसे निजता बता रही है, लेकिन ये इनकार उसकी नाकामी को दर्शाता है, जिसकी कीमत देश भुगत रहा है। महामारी को लेकर सरकार के पास कोई साफ प्लान नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन का फैसला उसने राज्यों पर छोड़ दिया। ऑक्सीजन की जरूरत तय करने का फॉर्मूला वो खोज नहीं पा रही। सरकार सिर्फ सफाई ही दे पा रही है। एक सफाई कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से भी आई है।
उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हार का कारण बताया है। तो विधानसभा चुनावों में हार का क्या बताया अधीर ने कारण, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस गठबंधन में न तो वाम दलों को कोई सीट मिली और न ही कांग्रेस को। गठबंधन को एक सीट पर सफलता मिली और वो भी आईएसएफ के हिस्से में गई, जिसके अध्यक्ष इस्लामिक धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी हैं। बंगाल विधानसभा में पहली बार कांग्रेस और वाम दल खाता तक नहीं खोल पाए। इस हार को लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक टीम भी बना दी है जो हार के कारणों को जानेगी। इस बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि कांग्रेस की हार के पीछे आईएसएफ से गठबंधन का हाथ है। यदि कांग्रेस ने अब्बास सिद्दीकी की पार्टी से गठबंधन नहीं किया होता तो परिणाम दूसरा होता। अधीर ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही आईएसएफ से गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन वाम मोर्चा आईएसएफ से गठबंधन के हक में थे। मैंने वाम दलों के नेताओं से मुलाकात में आईएसएफ से दूरी बनाने को कहा था। कांग्रेस कभी भी आईएसएफ से गठबंधन के पक्ष में नहीं थी और न ही हम अब्बास सिद्दीकी के पास गठबंधन के लिए गए थे। मेरे तमाम विरोध के बावजूद वाम नेताओं ने साफ कर दिया कि अब्बास सिद्दीकी के साथ उनकी पहले से बात हो गई है और वो वादा कर चुके हैं कि सिद्दीकी की पार्टी हमारे गठबंधन में होगी। आईएसएफ से वाम दलों ने गठबंधन किया था, कांग्रेस ने नहीं, लेकिन हम लोग वाम दलों के साथ गठबंधन का ऐलान पहले ही कर चुके थे, इसीलिए संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ। मोर्चे का असफल होना तय था क्योंकि बंगाल के लोगों ने गठबंधन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की हार के पीछे आईएसएफ से गठबंधन करना सबसे बड़ा कारण था। इसके साथ ही अधीर ने यह भी दावा कर दिया कि भविष्य में कांग्रेस कभी भी आईएसएफ से गठबंधन नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को जबरदस्त हार मिली। हार नेपाल में भी केपी शर्मा ओली को मिली है। कल नेपाल की संसद में ओली विश्वास प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाए थे। अब नेपाल में नई सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो गई हैं। नेपाल की राष्ट्रपति की ओर से भी विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शर्त भी जोड़ दी है। तो किस शर्त के साथ सरकार बनाने का दिया गया है न्योता, देखिए रिपोर्ट। नेपाल में इस समय राजनीति पारा हाई है। पुष्पकमल दहाल उर्फ प्रचंड और केपी शर्मा ओली की लड़ाई में आखिरकार ओली को अपनी कुर्सी खोनी ही पड़ गई। सोमवार 10 मई को नेपाली संसद के विशेष सत्र में केपी शर्मा ओली ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया था। नेपाल के निचले सदन में सांसदों की संख्या 275 है, लेकिन इस समय 4 सीटें खाली हैं। ऐसे में 271 सदस्यों को वोटिंग का अधिकार है और बहुमत का आंकड़ा 136 था, लेकिन ओली के पक्ष में सिर्फ 93 वोट ही पड़े, जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली जिसके अध्यक्ष हैं उसके सदस्यों की संख्या 121 है, लेकिन 28 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, जिस कारण ओली के समर्थन में सिर्फ 93 वोट ही पड़े, जबकि विपक्ष में 124 वोट डाले गए। 15 सदस्य मतदान के दौरान तटस्थ रहे, जबकि कुल 35 सदस्यों ने वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। विश्वास प्रस्ताव हारने के साथ ही ओली सरकार भी चली गई। इसके बाद नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचंड गुट और जनता समाज पार्टी ने एकजुट होकर राष्ट्रपति के सामने नई सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। इसके बाद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने विपक्षी दलों को नई सरकार बनाने का न्योता दिया है। राष्ट्रपति ने 3 दिन का वक्त देते हुए साफ कर दिया है कि सरकार गठन का दावा करने वाली पार्टी को सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त पत्र देना होगा, जिसमें बहुमत का नंबर हो। यानी साफ है कि पहले विपक्ष को किसी एक नाम पर सहमति बनानी होगी, तभी सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यदि नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, प्रचंड गुट एक साथ आ जाता है तो बहुमत का आंकड़ा आसानी से पूरा हो सकता है, लेकिन इन तीनों ही पार्टियों के बीच नेतृत्व को लेकर आम सहमति बनना बेहद मुश्किल दिख रहा है। ऐसे में नेपाल में नई सरकार बनना बेहद मुश्किल दिख रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ओली की पार्टी सदन में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में 3 दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से ओली को ही नई सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 2 के मुताबिक गठबंधन की सरकार बनती है और ये फेल होने के बाद संविधान की धारा 76 की उपधारा 3 के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी के नेता की सरकार बनाने का प्रावधान है और इसी नियम का फायदा ओली को मिल सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती महंगाई की। महामारी के दौर ने देश को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां लोगों के सामने केवल परेशानियां ही हैं। एक तरफ रोजगार छिन रहा है तो दूसरी तरफ महंगाई का भी बोझ बढ़ रहा है। इस बार तो महंगाई ने 1 दशक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके बाद लोगों का बजट फिर बिगड़ गया है। स्वास्थ्य मुसीबत के दौर में लोगों को राहत की उम्मीद है, लेकिन उन्हें वो किरण नजर नहीं आ रही है जो इस मुश्किल से बाहर निकाल सके, बल्कि उनके सामने तो परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं।
एक तरफ महामारी से हाहाकार है तो दूसरी तरफ महंगाई अपार है। पूर्णबंदी की आड़ में महंगाई ने एक दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। 140 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला सरसों का तेल 180 रुपए लीटर तक बिक रहा है। चावल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। सबसे सस्ता चावल पहले 25 रुपए किलो था, वहीं मौजूदा स्थिति में 40 रुपए किलो बिक रहा है। सबसे महंगा 60 रुपए तक है। बासमती आदि अच्छे क्वालिटी की बात ही निराली है। आटे के दाम 22 से 25 रुपए किलो हैं। दालों की कीमत भी बढ़ी है। 80 से 90 रुपए किलो तक बिकने वाली अरहर की दाल 110 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। फलों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 120 से 150 रुपए के मध्य बिकने वाला सेब आज 220 से लेकर 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। केले के दाम 40 से 60 रुपए प्रति दर्जन है। कीवी फल 60 से लेकर 100 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। आमतौर पर 40 रुपए किलो बिकने वाला नींबू 40 रुपए प्रति पाव बिक रहा है। सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। कोई भी सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से कम नहीं है। सीजन होने के बावजूद प्याज और लहसुन के दाम लोगों को रुला रहे हैं। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, जिसके बाद उनके सामने अब खाने का संकट है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।